हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से चैप्टर लिंग। यह चैप्टर हमारे 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड के लिए है। तो लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा और उसके भेद, आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ निशान होता है, यानी पहचान। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं, यानी जिसकी जाति की जो पहचान होती है उसे हम लिंग कहते हैं। इस पूरी जो सृष्टि है हमारी, इस पूरी सृष्टि में 3 मुख्य जातियां होती हैं, एक पुरुष, दूसरी स्त्री और तीसरी जड़। यानी पुरुष, स्त्री और जड़ कहते हैं निर्जीव वस्तुओं को, अप्राणीवाचक वस्तुओं को। अनेक भाषा में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं, लेकिन इनके विपरीत हिंदी व्याकरण में 2 ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में नपुंसक लिंग जो होता है वो नहीं होता है। संस्कृत में नपुंसक लिंग होता है जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं का निर्धारण करते हैं। अतः हिंदी में सारे जो पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़ हों, या सजीव हों या निर्जीव हों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों लिंगों में ही विभक्त किए गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य जो संस्कृत के जो अप्राणीवाचक हैं वो नपुंसक लिंग में आते हैं, लेकिन ये जो संस्कृत में नपुंसक लिंग में आते हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों, जड़ हों या चेतन हों, उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही विभक्त किया गया है। अब लिंग का जो निर्धारण कैसे करते हैं कि यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, तो हिंदी व्याकरण में भी लिंग के निर्णय का जो आधार है वो संस्कृत के कुछ नियमों के आधार पर ही किया जाता है। संस्कृत में हिंदी से अलग एक तीसरा लिंग भी होता है जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं, लेकिन नपुंसक लिंग जो होता है उसमें अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है, यानी कि जड़ चीज़ों को उसमें रखा जाता है, जड़ वस्तुओं को रखा जाता है। हिंदी न जानने वालों को सबसे अधिक कठिनाई अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में ही आती है। जिनको हिंदी नहीं आती है उनको जो अप्राणीवाचक संज्ञा है, इसको पुल्लिंग में रखा जाए या इसको स्त्रीलिंग में रखा जाए, ये बड़ी उसको परेशानियां होती है, खासकर जिनको हिंदी कम आती है। इस तरह की गलतियां करते हुए हम अक्सर विदेशी लोगों या भारत में भी दक्षिण भारतीय लोगों को देख सकते हैं जिन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो ज्ञान है वो इतना अधिक नहीं होता है। जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनको लिंग निर्धारण में बड़ी परेशानी आती है, और जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे सहज रूप से ही लिंग के बारे में समझ जाते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्णय में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन इनमें भी एक समस्या हो जाती है कि कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके पर्यायवाची स्त्रीलिंग होते हैं। शब्द पुल्लिंग है लेकिन उसका दूसरा शब्द है वो स्त्रीलिंग में आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो उदाहरण है, जैसे पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं और उसी का दूसरा जो पर्यायवाची होता है ग्रंथ, उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुस्तक है वो स्त्रीलिंग शब्द है और ग्रंथ है जो पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है, संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर, ऐसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो पुल्लिंग हैं। इन शब्दों से हमें पढ़ने के बाद ज्ञात हो रहा है कि ये किसी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब पुल्लिंग शब्द को सामान्य नियम क्या है पहचानने का? जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं और उनकी पहचान भी किस तरह से हम कर सकते हैं कि पर्वत
समय, ग्रह, वर्ण आदि से जुड़े हुए अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। वे शब्द पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, अतः इससे इनसे जुड़े भी जो कुछ अपवादों को छोड़कर ये सभी पुल्लिंग में ही आते हैं। जो शब्द अकारांत तत्सम शब्द होते हैं, जो शब्द अकारांत तत्सम शब्द होते हैं, जैसे कि अ से इनका अंत होगा, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, वन, शिखर, पुष्प, उपवन, नगर, नाटक, धर्म, धन आदि ऐसे शब्द हैं। और कुछ आकारांत शब्द होते हैं जिनका अंत अ से होता है, अर्थात हिंदी में जो संज्ञा हैं उनका अंत आ से होता है। जैसे कपड़ा, गन्ना, पटाखा, मसाला, दरवाज़ा, लोहा, छाता, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। और वे शब्द जिनके अंत में त्व, आव, पन आदि प्रत्यय लगे होते हैं, वो भी शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे ममत्व, चढ़ाव, लड़कपन, बचपन। महीनों और दिनों के नाम भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे कि वैशाख, श्रावण, जून, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार, ये सभी। और पर्वतों के नाम जितने भी वो भी सभी पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, अरावली, विंध्याचल, अल्प्स, सतपुड़ा, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। समय विभाग के नाम जो होते हैं ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। क्षण, समय, घंटा, मिनट, सप्ताह, वर्ष, युग, सवेरा, प्रातःकाल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में घड़ी, रात, शताब्दी और संध्या, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध, मंगल, लेकिन पृथ्वी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है। धातुओं के नाम जैसे सोना, पीतल, लोहा, तांबा, टीन आदि पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। दैहिक यानी कि हाथ, जो हमारे देह का है, देह के जो अंग होते हैं वो पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें पुल्लिंग कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हाथ, पैर, माथा, दांत, अंगूठा, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। उंगली, हथेली, त्वचा, आँख, ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और वर्णमाला के कुछ अक्षर वर्ण जो हैं, जैसे अ, आ, उ, क, ख, ग, घ, त, प आदि, ये सभी और भी व्यंजन जो है, लेकिन अब बाद में ई और ई जो स्वर है दो, ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी और सभी जो स्वर व्यंजन है वो पुल्लिंग होते हैं। तो आज हमने जाना कि लिंग क्या होता है, लिंग के कितने भेद होते हैं और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। अगले वीडियो में हम स्त्रीलिंग और अभ्यास कार्य के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।